नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, हम फिज़िकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे। आपने लास्ट में ब्रैग इक्वेशन देखी। इसके अलावा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में काम आने वाले एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में पढ़ा। वो मेथड हमने 4 पढ़े थे: ब्रैग्स मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, पाउडर मेथड और लाउए मेथड। अब आगे बात आती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन से बना हुआ होता है। इसमें 2 एफसीसी जालक होते हैं जो एक दूसरे में इंटरप्रेटेड होते हैं। सोडियम क्लोराइड के रेडियस रेशियो अर्थात धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात होता है 0.524। और आप जानते हैं यदि रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 की रेंज में आता है तो क्रिस्टल जालक की लैटिसी होती है फलक केंद्रीय, इसलिए यह फलक केंद्रीय ज्यामिति रखता है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से तथा प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से अष्टफलकीय रूप में घिरा हुआ रहता है। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो इसका होता है 6:6 और इसके यूनिट सेल में 4 सोडियम आयन तथा 4 क्लोराइड आयन उपस्थित होते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि सोडियम क्लोराइड का स्केलेटन बनता है एनायन से अर्थात क्लोराइड आयन से, और यह क्लोराइड आयन उपस्थित होते हैं घन के कोनों पर तथा फलक के केंद्र पर। अर्थात यदि हम इनकी गणना करें तो यूनिट सेल में टोटल 14 क्लोराइड आयन होते हैं, क्योंकि घन के 8 कोने होते हैं और 6 फलक के केंद्र हैं, तो टोटल आपको मिले 14। और सोडियम आयन उपस्थित होते हैं ऑक्टाहेड्रल पोर्स में, जो उपस्थित हैं घन के किनारों के केंद्र पर तथा एक घन के केंद्र पर। इस तरह से सोडियम आयन यूनिट सेल में टोटल संख्या में 13 उपस्थित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के संदर्भ में तो वो है पोटेशियम क्लोराइड की। दोनों में एनायन समान है और पोटेशियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर भी सोडियम क्लोराइड के समान ही होती है, अर्थात यह भी एफसीसी ज्योमेट्री शो करता है। लेकिन इन दोनों क्रिस्टल जालक की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी कि पोटेशियम क्लोराइड में आयन होते हैं पोटेशियम आयन तथा क्लोराइड आयन, और यदि हम इनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो पोटेशियम आयन में भी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा क्लोराइड आयन में भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनका आकार भी लगभग समान होता है, जिसके कारण इनकी प्रकीर्णन क्षमता भी समान होती है। तो हम कह सकते हैं कि केवल पोटेशियम आयन या केवल क्लोराइड आयन रखने वाले तत्व तल एक्स किरणों के प्रति लगभग समान बिहेवियर शो करते हैं, और इनके द्वारा फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रैक्शन विनाशी व्यतिकरण के कारण लगभग समाप्त हो जाता है, जिसके कारण फलक केंद्रीय जालक एक सरल घनीय जालक जैसा प्रतीत होता है। अर्थात पोटेशियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर होती तो एफसीसी है, लेकिन इनकी प्रकीर्णन क्षमता समान होने के कारण ये सरल घनीय जालक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और इसके विपरीत यदि मैं सोडियम क्लोराइड को देखूं तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और क्लोराइड आयन में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। साथ ही इनके आकार में भी काफ़ी अंतर होता है, जिसके कारण सोडियम तथा क्लोरीन इकाइयों की प्रकीर्णन क्षमता भी अलग अलग होती है, जिस फलस्वरूप सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन रखने वाले तलों द्वारा प्रकीर्णित एक्सरे की तीव्रता भी भिन्न भिन्न होती है। तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी होती हैं, लेकिन डिफरेंस होता है प्रकीर्णन क्षमता में, और इसका कारण क्या है? इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की। तो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में क्रिस्टल का निर्माण सीजियम आयन तथा क्लोराइड आयन मिलकर करते हैं, और यहाँ रेडियस रेशियो
अर्थात धनायन की त्रिज्या का अनुपात तथा ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात बराबर होता है 0.933 के, और यदि रेडियस रेशियो 0.732 से 1 के बीच में होता है तो वह स्ट्रक्चर क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करता है, घनीय संरचना प्रदर्शित करता है। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में सीजियम आयन घन के केंद्र पर उपस्थित होता है तथा क्लोराइड आयन घन के कोनों पर उपस्थित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयन से और प्रत्येक क्लोराइड आयन 8 सीजियम आयन से घिरा हुआ रहता है। तो यदि हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो निकालें तो वो हमें प्राप्त होता है 8:8, जिसके कारण यह एक बीसीसी संरचना शो करते हैं, काय केंद्रित संरचना। यहाँ एक बात आप ये ध्यान रखना कि सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर न तो कम्प्लीटली क्लोज्ड पैक्ड है और न ही कम्प्लीटली बीसीसी है, अर्थात काय केंद्रित है। इसका कारण क्या है? क्योंकि काय केंद्रित घन संरचना में घन के केंद्र में परमाणु और किनारों पर परमाणु समान होते हैं, जबकि सीजियम क्लोराइड में सेंटर में पाया जाता है सीजियम आयन और घन के कोनों पर उपस्थित होता है क्लोराइड आयन। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर न तो कम्प्लीटली बीसीसी है और न ही कम्प्लीटली घनीय है। इसकी स्ट्रक्चर में यूनिट सेल के सेंटर में एक सीजियम आयन 8 अपोजिट चार्ज आयन क्लोराइड आयन से घन के किनारों पर जो उपस्थित हैं इनसे घिरा हुआ रहता है। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में आयनों की समन्वय संख्या सोडियम क्लोराइड की तुलना में अधिक होती है, और यहाँ आप देख रहे हो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो है 8:8। तो इस तरह हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का रेडियस रेशियो 0.544 होने के कारण उनकी स्ट्रक्चर एफसीसी प्राप्त हुई, और सीजियम क्लोराइड का रेडियस रेशियो 0.933 होने के कारण उनकी स्ट्रक्चर हमें बीसीसी प्राप्त होती है। लेकिन सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में घन के केंद्र तथा घन के किनारों पर अलग अलग आयन उपस्थित होने के कारण ये न तो कम्प्लीटली बीसीसी स्ट्रक्चर शो करते हैं और न ही कम्प्लीटली क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बैंड थ्योरी। क्या है बैंड थ्योरी? एमओटी कहती है कि जब परमाणु मुक्त अवस्था में अलग अलग दूर दूर उपस्थित होता है तब एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन उसके परमाणुीय कक्षकों में वितरित रहते हैं, लेकिन जब ये एटम पास पास आ जाते हैं तो इनके एटमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्शन क्रिया करते हैं, जिसके कारण ओवरलैपिंग होती है, और एटमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करते हैं तो अपनी संख्या के बराबर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं कि एमओटी कहती है कि जितने परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे उतनी ही संख्या में आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। अर्थात यदि n एटमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो n ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यदि हम कहें कि 2 एटमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें लो एनर्जी का कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हाई एनर्जी का कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होती है, जितनी प्रबल होती है, उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जब ओवरलैपिंग करने वाले एटमिक ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ती जाती है तो हम कह सकते हैं उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बढ़ते जाते हैं, और जितनी ज़्यादा संख्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होगी इसका मतलब उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी में उतना ही कम डिफरेंस होता जाता है। जब डिफरेंस कम हो जाता है तो ये एटमिक ऑर्बिटल्स एक बैंड के रूप में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक बैंड के रूप में दिखाई देते हैं,
जिससे हमें एक कंटिन्यूअस बैंड पैटर्न प्राप्त होता है। अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी में बहुत कम अंतर होने के कारण वे बिल्कुल पास पास उपस्थित होते हैं, जिसके कारण हमें एक सतत बैंड प्रतिरूप मिलता है और इसे कहते हैं हम बैंड थ्योरी। आया समझ में कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल दूर दूर हैं तब हर एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल में उपस्थित हैं, लेकिन जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल पास आ जाते हैं तो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। इनके ओवरलैपिंग करने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और यदि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो इसका मतलब उनके द्वारा बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी उतने ज़्यादा बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जितने ज़्यादा बनेंगे तो एनर्जी डिफरेंस उतना ही कम होता चला जाता है। एनर्जी डिफरेंस कम हो जाने के कारण ये एक बैंड के रूप में दिखाई देते हैं, एक सतत पट्टी के रूप में दिखाई देते हैं और इसे कहते हैं बैंड थ्योरी। सॉलिड में उपस्थित एनर्जी बैंड और उनके मध्य के एनर्जी गैप के बेस पर हम उनकी कंडक्टिविटी डिसाइड करते हैं। अर्थात बैंड में बड़ी संख्या में पास पास उपस्थित एनर्जी लेवल में भरे हुए इलेक्ट्रॉनों के बेस पर हम मेटल्स, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर को डिफाइन करते हैं। सॉलिड में एनर्जी बैंड के बीच का वह क्षेत्र उस ऊर्जा को दिखाता है जो उस ठोस के लिए वर्जित है, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी बैंड से हायर एनर्जी बैंड में जाने से रोकता है, वह कहलाता है फॉरबिडन जोन, क्योंकि इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते और इस फॉरबिडन जोन का मान जितना ज़्यादा होगा, यह अंतर जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही कंडक्टिविटी कम होती जाती है। यहाँ आप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर में डिफरेंस आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम शुरुआत में लें, इसमें देख रहे, आप इन सभी में दो दो बैंड देख रहे हैं। नीचे वाला बैंड वैलेंस बैंड को बताता है जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है, भरा हुआ है, और ऊपर वाला बैंड कंडक्टिंग बैंड को बताता है, वो या तो आपको हाफ फिल्ड मिलेगा या खाली मिलता है। अगर हम सबसे पहले बात करें नॉन कंडक्टर की, कुचालक की, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, या कहीं फॉरबिडन जोन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। फलस्वरूप यह धारा प्रवाह में अपना योगदान नहीं देता और कुचालक कहलाता है। कंडक्टर में वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच दूरी बहुत कम होती है, या कहीं ये लगभग ओवरलैप की कंडीशन में होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। फलस्वरूप धारा का आसानी से प्रवाह हो जाता है, जबकि सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं होती। अगर उनको रूम टेम्परेचर पर रखें तो रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। फलस्वरूप रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह हो जाता है। तो इस तरह से आप एनर्जी बैंड और उनके बीच उपस्थित गैप के बेस पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर में डिफरेंस कर सकते हैं। नॉन कंडक्टर में फॉरबिडन जोन का मान बहुत अधिक होता है, कंडक्टर में 0 या बहुत कम मिलेगा। सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन जोन का मान इतना होता है कि रूम टेम्परेचर पर जैसे ही उसको रखेंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होने लग जाती है। उसके बाद बात आती है डिफेक्ट इन क्रिस्टल की। व्हाट इज़ द डिफेक्ट? किसी भी क्रिस्टल लैटिसी में प्रत्येक आयन सोडियम आयन कैटायन तथा एनायन से एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होता है और हर आयन
अपने उपयुक्त जालक स्थान पर उपस्थित होता है। यदि यही व्यवस्था हर क्रिस्टल में मिलती है तो ऐसे क्रिस्टल को कहते हैं आइडियल क्रिस्टल। लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता। ये व्यवस्था मिलती है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, या हम कहें कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर आइडियल हो सकती है, क्योंकि उस कंडीशन में थर्मल वाइब्रेशन नहीं होते। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, या कहें रूम टेम्परेचर पर आयनों में अपना स्थान त्यागने की प्रवृत्ति आ जाती है, या वो अपना स्थान छोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसके कारण इन क्रिस्टल्स में कुछ कमी आ जाती है और इसे कहा जाता है क्रिस्टल डिफेक्ट। आइडियल स्ट्रक्चर में पाई जाने वाली इस प्रकार की कमी जो आयनों के अपने रेगुलर स्थान पर न पाए जाने के या अन्य किसी कारण से होती है, तो उसे कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। चूँकि यह डिफेक्ट एक पॉइंट पर हो सकता है तो उसे पॉइंट डिफेक्ट कह दिया जाता है। यदि एक कम्प्लीटली लाइन पर है तो उसे लाइन डिफेक्ट कह देते हैं। यहाँ हम दो प्रकार के एरर पढ़ेंगे, डिफेक्ट पढ़ेंगे, नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और स्ट्राइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक डिफेक्ट वह डिफेक्ट है जिसमें डिफेक्ट आने के बाद क्रिस्टल की स्ट्राइक्योमेट्री चेंज हो जाती है, तो उसे कहते हैं नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और यदि डिफेक्ट आने के बाद भी क्रिस्टल की स्टाइक्योमेट्री में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, उसका मूलानुपाती सूत्र समान होता है, तो उसे कहा जाता है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो कारणों से उत्पन्न होते हैं, मेटल के एक्सेस से और दूसरा मेटल की कमी से। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार के हैं, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। सबसे पहले मैं शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगी। शॉटकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायन समान संख्या में क्रिस्टल जालक से अपना स्थान छोड़ देते हैं। अर्थात यदि एक धनायन क्रिस्टल से बाहर गया है तो समान संख्या में, अर्थात एक ऋणायन ही क्रिस्टल से बाहर जाएगा। तो समान संख्या में धनायन और ऋणायन के क्रिस्टल छोड़ने से उत्पन्न त्रुटि कहलाती है शॉटकी डिफेक्ट। चूँकि धनायन और ऋणायन दोनों क्रिस्टल से बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब शॉटकी डिफेक्ट में क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती है। यह डिफेक्ट हायर कोऑर्डिनेशन नंबर या लगभग समान साइज के कैटायन एनायन रखने वाले क्रिस्टल में उपस्थित होता है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन और एनायन का साइज अलग अलग होता है तथा कैटायन अपने इस प्रकार के डिफेक्ट में क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता, बल्कि अपने निश्चित स्थान को छोड़कर खाली वैकेंट स्पेस में आ जाता है, जिसके कारण यह डिफेक्ट उत्पन्न होता है। क्योंकि आयन क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, क्रिस्टल के अंदर ही है, इसलिए शॉटकी डिफेक्ट के विपरीत इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। यह डिफेक्ट लो कोऑर्डिनेशन नंबर तथा कैटायन और एनायन के साइज में अधिक डिफरेंस रखने वाले क्रिस्टल में प्रेजेंट होता है, जैसे जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड आदि। तो ये बात हुई शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट की। अब हम बात कर रहे हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की, जिसके उत्पन्न होने से क्रिस्टल की स्टाइक्योमेट्री चेंज हो जाती है। इसमें है हम यहाँ पढ़ रहे हैं धनायन के एक्सेस से उत्पन्न त्रुटि। जालक के निर्माण के समय कुछ नॉन मेटल एटम गैसेज स्टेट में अपने जालक की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन उसी स्थान पर छोड़ देते हैं। अर्थात स्वयं आयन तो बाहर निकल गया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में रह गया, जिसके कारण क्रिस्टल में धनायन का ऋणायन की तुलना में एक्सेस हो जाता है, आधिक्य हो जाता है। तो फलस्वरूप जो क्रिस्टल है वो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हो जाता है। यह शॉटकी डिफेक्ट के समान ही है, लेकिन वहाँ दोनों बाहर निकल रहे थे, कैटायन भी और एनायन भी, तो लेकिन यहाँ केवल एनायन बाहर निकल रहा है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड
कि जब हम सोडियम वाष्प से क्रिया करवाते हैं तो हमें येलो कलर का सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल प्राप्त होता है, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्मेशन के समय सोडियम का आयनाइजेशन हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन क्लोराइड इस आयन के स्थान पर आ जाता है। तो वह रिक्त स्थान जिसमें यह इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे कहते हैं एफ सेंटर। और यह इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन में लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, जिसके कारण कंपाउंड कलर्ड दिखाई देता है। तो व्हाट इज़ द एफ सेंटर? एनायन द्वारा खाली की गई जगह पर उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एफ सेंटर की भूमिका निभाता है, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी गई ऋणायनिक रिक्तिका एफ सेंटर कहलाती है। चूँकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में उपस्थित हो गया तो हम कह सकते हैं ऐसे क्रिस्टल जो मेटल की एक्सिस से उत्पन्न त्रुटि दर्शाते हैं या नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट दर्शाते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये हुए क्रिस्टल डिफेक्ट। आपने इसमें स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट देखा। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में आपने शॉटकी और फ्रेंकल के बारे में पढ़ा, और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में आपने मेटल एक्सेस के कारण जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसमें पढ़ा आपने एफ सेंटर। और यहाँ एफ सेंटर क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा गया वैकेंट स्पेस। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।